दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ समय से नए इलेक्शंस, पुराने इलेक्शंस की विवेचना, समाज की विवेचना, ये बहुत सारे इश्यूज आपस में डिस्कशन में थे। लेकिन आज न्यूज़पेपर खोला तो 3 बहुत बढ़िया चीज़ें आई। बढ़िया इसलिए कि देश को झंझोड़ने वाली हैं, देश को जगाने वाली हैं, ज़रूरत है उन पर मंथन की। पहली, एक स्टेट में राज्यपाल ने विधायकों को मंजूरी नहीं दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी देके बगैर राज्यपाल और बगैर राष्ट्रपति के नए विधेयक बनवा दिए। ये नए युग की शुरुआत है। जहां अभी तक एक सिस्टम चलता था, उस सिस्टम का पहला पिलर मजबूत हुआ कि टूटा, ये सोचने वाली बात है। दूसरा, शिक्षा, जो सब चीज का बेस है, जिससे इंसान बनता है, इंसान का दिमाग बनता है, सोच बनती है, विचार बनते हैं। उस पे एक बहुत बड़ा पूरा पेज कोचिंग के ऊपर है। जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज तो बेकार हैं, केवल कोचिंग सेंटर ही इंसान बनाते हैं, या प्रोफेशनल बनाते हैं, या इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं। कोचिंग क्या सेलेक्टेड एजुकेशन है? अगर हम पीछे की बातें सुने तो बहुत सारे और भी इश्यूज आए हैं, जैसे कि पेपर लीक वगैरह वगैरह। नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है मैक्सिमम एडमिशन्स हो, जीआर बढ़े, ठीक है। लेकिन कोचिंग सेंटर कहते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ के केवल इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेशनल बन सकते हैं। ये भी एक नए युग की शुरुआत है, जहाँ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स नहीं, कोचिंग सेंटर्स। तीसरा, धर्म। थोड़े दिन पहले एक नया कानून पास हुआ जिस पे मीडिया में, टीवी पे और सोशल मीडिया में काफ़ी सारे लोगों ने आगे बढ़ के ये बताया कि हमारे देश में, भारतवर्ष में पर्टिकुलरली, करीब करीब सभी, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे वो हिंदू हैं या कोई और रिलीजन है, सभी की रूट, जड़ सनातन है। मीडिया में तो यहाँ तक सुना कि पड़ोसी देशों में भी ये बात चली कि सबकी रूट एक ही है। इस एक रूट के डिस्कशन के बाद एक महापुरुष चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि उस जाति के लोगों ने उस जाति के लोगों पे किया। दूसरी तरफ एक स्टेट एक धर्म को बढ़ावा देता है, दूसरा स्टेट दूसरे धर्म को बढ़ावा देता है, आपस में झगड़े कराते हैं। ये तीसरा पहलू है। विश्व में यूनाइटेड नेशंस वगैरह जो पैदा हुए थे वर्ल्ड वॉर के बाद, उन पे ऑलरेडी पहले से सवाल उठ रहे हैं कि उनका कोई महत्व रह गया है, कोई रोल रह गया है कि नहीं रह गया है। जिस तरह से वॉर लड़ी जा रही हैं, जिस तरह से नए नए वॉर के समीकरण हो रहे हैं, कोई कह रहा है टैरिफ लगाओ, कोई कह रहा है गोल बम बरसाओ, कोई कह रहा है न्यूक्लियर बरसाओ, कोई कहता है हमारे पास न्यूक्लियर से भी बड़ा है कुछ। ये नेता हैं, ये वो लीडर्स हैं जो संसार को चलाते हैं, युद्ध करते हैं, कराते भी हैं। तो विश्व में अगर आज चारों तरफ देखा जाए तो एक तरह से
मंथन है, और हमारे देश में भी एक तरह से मंथन है। अगर अखबार में जहाँ रहता हूँ वहाँ एक स्पेशल पार्ट आता है 2 पेज का आखिर में, जिसको अगर आप पिछले कुछ महीनों का खोल के देखें तो उसमें 100 न्यूज़ में से 80 क्राइम के ऊपर होंगी। आज एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई है जो कहती है कि पिछले कुछ दशकों में या वर्षों में अपराधियों की संख्या बढ़ गई है, जबकि समाज में अपराध घटना चाहिए, एजुकेशन से एनलाइटनमेंट आना चाहिए, धर्म से एनलाइटनमेंट आना चाहिए। समाज में अपराधियों की संख्या बढ़ गई है। ये भी इसी न्यूज़पेपर में है। मैं रिपोर्ट दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर कोई चाहिए तो हिंदी का एक पेपर है हिंदुस्तान, दिल्ली गाजियाबाद में पब्लिश होता है, उसमें देख लीजिए। ये 4 रिपोर्ट 5 रिपोर्ट जो मैंने की हैं कोचिंग सेंटर के ऊपर, रोल ऑफ जुडिशरी इन स्टेट लेजिस्लेशन, और रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, नेशन एटसेट्रा, और एजुकेशन, और क्राइम, और ग्लोबल स्थिति, ये सब दिया हुआ है। मैं अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं अपनी तरफ से कोई नया पॉइंट नहीं दे रहा, मेरा केवल एक ही पॉइंट है। संसार बचेगा तो इंसान बचेगा, और इंसान बचेगा तो संसार चलेगा। ये सोचने वाली बात है। संसार ही नहीं होगा तो इंसान नहीं होंगे, इंसान नहीं होगा तो आज के संसार को जो चला रहे हैं वो तो कम से कम नहीं होंगे। जानवर चलाएंगे, भूत प्रेत चलाएंगे, परमात्मा चलाएगा। परमात्मा तो मैं इसलिए नहीं कह रहा, आजकल हाँ एक और नया वेव आई है, बहाव आया है। भगवान क्या होता है जी? हम तो सब कुछ टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। एक स्टडी कहती है कि अगले 5 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान को गुलाम बना देगी या ख़त्म कर देगी। बहुत बढ़िया। एक दूसरे हैं जो कहते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, क्वांटम इंजीनियरिंग से, इस इंजीनियरिंग से, उस इंजीनियरिंग से धर्म भी बना सकते हैं, आत्मा भी बना सकते हैं, परमात्मा भी बना सकते हैं। और अभी किसी ने एक पुराने दांत से और खाल से डीएनए निकाल के एक भेड़िए को जन्म दिया। वही अब ये बता रहे हैं कि कल को रावण भी आएंगे, राम भी आएंगे और दूसरी घटनाएं भी होंगी। क्या पहले नहीं हुआ था डीएनए का? क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग का पहले से नहीं हुआ था? जिस मनु को गाली दी जाती है, मनुवादी या मनुस्मृति के नाम पे, वो तो जेनेटिक कोड की बात कर रहे थे। उन्होंने जो जेनेटिक्स थी, जो आज की जेनेटिक्स बाहर निकल के अभी उसका प्रॉपर विश्लेषण हो के क्लासिफिकेशन होना बाकी है ठीक तरह से, उन्होंने उसका विश्लेषण करके बताया कि जो हमारे यहाँ जातियाँ हैं वो बेसिकली जेनेटिक्स हैं। और उनको हमारे आधुनिक पढ़े लिखे गालियाँ देते हैं। कहने का मतलब यह है, शास्त्रों का कोई महत्व नहीं है, भारतीय शास्त्रों का महत्व नहीं है, दूसरों का कितने दिन है वो ऊपर वाला जानता है। ये सोचने वाली बात है कि अगर विश्व के सबसे पुराने साहित्य का कोई महत्व नहीं है तो नए साहित्य का कितने दिन महत्व रहेगा, ये तो समय बताएगा। देखिए, जितने भी नए स्पिरिचुअल बुक्स हैं वो सब पिछले कुछ हजार सालों की हैं। जो भारतीय स्पिरिचुअल बुक्स हैं वो अनंत की बताते हैं, मतलब जब से इंसान ने बोलना सीखा है, बात करना सीखा है, तब से बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज इंसान खुद को इतना इंटेलिजेंट समझता है कि वो नए विश्व की रचना कर सकता है, नए विश्व को बना सकता है, ठीक है। जबकि कुछ उनमें से ही, पढ़े लिखों में से ही, जो खुद को बहुत बड़े साइंटिस्ट कहते हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ सालों में मशीन इंसान को गुलाम बनाएंगी।
तो कहते हैं शास्त्रों के हिसाब से परमात्मा ने इंसान को बनाया अपने रूप में, और आज इंसान ने क्या हालत कर दी संसार की, वो हमारे सामने है। इंसान ने ह्यूमनॉइड और आर्टिफिशियल मशीन लाइक ह्यूमन बीइंग को बनाया, और वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भी अगले दिनों में वही करेगा जो इंसान ने परमात्मा के साथ किया। कहने का मतलब ये है कि जो आपने बोया वही आप काटेंगे। ये प्रकृति में पहले से लिखा था, ये शास्त्रों में पहले से लिखा था, और आज भी ये बात हमारे सामने है। इसलिए जिस इशू को हम लेके आए हैं आज सामने, वो बड़ा छोटा है। हमारा विश्व इंसान बनाता है, इंसान चलाता है। इंसान ही इस विश्व का संचालक है आजकल। हम आज की बात कर रहे हैं। इंसान के कर्म तो सामने आ रहे हैं क्योंकि वो अपने रचने वाले को भूल गया। इंसान के बनाए हुए इंसान को कितनी जल्दी भूलेंगे, ये ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है। परमात्मा सृष्टि की शुरुआत अगर हम बिग बैंग से भी चलें तो 14+ बिलियन ईयर्स हमारे पीछे हैं, और अब पिछले इन दिनों में ही, एक सालों में ही कहेंगे, दशक कह दीजिए, बहुत कहेंगे तो हालत ये आ गई कि परमात्मा को भूल गए। और परमात्मा इंसान के बनाए हुए, जिसको परमात्मा ने बनाया और परमात्मा को भूल गया, उसके बनाए हुए रोबो और मशीन उसको कितने दिन में भूलेंगे, ये उन्होंने खुद ही प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया है। मेरा कहने का उद्देश्य है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि सबको पढ़े लिखे बनाओ, लेकिन क्या एडमिशन लेने से पढ़े लिखे बन जाएंगे? अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के होते हुए प्रोफेशनल्स नहीं बन सकते, कोचिंग सेंटर्स की ज़रूरत है, तो क्या एजुकेशन पॉलिसी के चलते हुए इंसान बन जाएंगे? पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि इंसान के बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस को इंसान ही ख़त्म कर रहा है। प्रकृति के बनाए हुए नियमों को भी इंसान ही ख़त्म कर रहा है। इंसान का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ आजकल एक नया मीडिया पे आता है, टाटा वगैरह अगर आप देखते हो तो उसमें आता है घर घर दुकान। पहले दुकान और कोठे काफ़ी हद तक सिमिलर होते थे। घर घर दुकान से घर घर कोठा या घर घर क्या होगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज़ जो सामने आ रही है कि जितना इंसान के पास पैसा बढ़ रहा है, वेल्थ बढ़ रही है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, उतना ही अपराध बढ़ रहा है। ये न्यूज़पेपर कह रहा है, दोनों को लिंक नहीं किया है, वो केवल ये कह रहे हैं अपराध बढ़ गया है। लेकिन अपराध तो उसी समाज में बढ़ा है जो प्रॉस्पर हो रहा है। अगर प्रॉस्पेरिटी से इंसान एनलाइटन हो जाता, एक अच्छा इंसान बन जाता, तो अपराध बढ़ने की क्या ज़रूरत थी? तो दूसरा मुद्दा जो हम सब के सामने लेके आ रहे हैं, पहला था एजुकेशन, और दूसरा था क्या दिन रात पैसे के पीछे जो हर इंसान को मशीन बनाने में हम लगे हुए हैं, दुकान दुकान दुकान, घर घर दुकान, क्या समाज अच्छा हो जाएगा? क्या इंसान अच्छा हो जाएगा? प्रॉस्पेरिटी ठीक है, इंसान को किल्लत नहीं होनी चाहिए, खाने पीने की मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके आगे शराब की दुकान बनेंगी, करप्शन का घर खुलेगा, कोठे बनेंगे, इंसान का क्या होगा? अच्छा इंसान कब बनेगा? ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है, हम प्रकृति के नियमों को और संस्थानों को इंसान खत्म कर रहा था। अब इंसान के संस्थानों को भी इंसान ही खत्म कर रहा है, तो संसार कैसे चलेगा? ये तीन मुद्दे आज हम सबके सामने रख रहे हैं। पहला है एजुकेशन, दूसरा है ओवर कॉमर्शलाइजेशन, और कुछ मेरे दोस्त उसको कॉर्पोरेटाइजेशन भी कहते हैं, लेकिन ओवर कॉमर्शलाइजेशन, और तीसरा है इंसान अपने ही को बर्बाद कर रहा है। दैट मीन्स अच्छा इंसान।
ये 3 हमारी ज़रूरतें हैं। ये हम जब से हमने आपस में इंटरेक्शन शुरू किए हैं, हमारा मुद्दा हमेशा ये रहा है कि अच्छे इंसान, अच्छे समाज, अच्छे विश्व और अच्छे संस्थानों के लिए ज़रूरी है। आज तक करीब 250-300 वीडियोज़ होंगी। मेरा तो सभी में सबसे एक रिक्वेस्ट रही है कि अच्छा इंसान बनाइए तो अच्छा समाज बनेगा, अच्छा विश्व बनेगा। लेकिन आज उसको इसलिए उठा रहे हैं कि 2 इंस्टीट्यूशंस विश्व में बहुत ही मजबूत है। एक है पॉलिटिक्स और दूसरा है रिलीजन। और करीब करीब पॉलिटिक्स जो संसार को चलाने के लिए यूज़ होती है, वो रिलीजन को भी यूज़ कर रही है। तो इसलिए असलियत में देखा जाए तो पॉलिटिक्स ही एक रह गया है जो सारे संसार को अच्छा या बुरा बनाएगा। इस पॉलिटिक्स में भारत में हम पहले ही कह चुके हैं, यहाँ करीब 5,500-6 हज़ार पार्टियाँ हैं, जिनमें से करीब 2,500-3 हज़ार रजिस्टर्ड हैं। 2,500-3 हज़ार रजिस्टर्ड हैं। और पिछले कुछ समय से हमने कोशिश किया कि नई नई पार्टियों को आपस में साथ लाया जाए, संगठन बनाए जाए। तो लगता है कि सब अपने जगह खड़े रहना चाहते हैं, कोई संगठन में दूसरे को नहीं सहना चाहता। तो अगर यहाँ 2,500-3 हज़ार रजिस्टर्ड है और 2,500-3 हज़ार अनरजिस्टर्ड है, वो तो भारत की स्थिति है। बाकी देशों की स्थिति देखेंगे तो हो सकता है लाखों में हो। और जहाँ लाखों लोग एक दूसरे से मिलने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, वो विश्व कैसा बनेगा? अभी तो वर्ल्ड वॉर 3 बाकी है। ये हमारा एक मुद्दा है सबके सामने। ज़रूरत है इस बात को समझने की कि पहली रिक्वेस्ट हम पार्टी प्रेसिडेंट्स, अध्यक्ष, चेयरमैन वगैरह जो भी हैं उनसे कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ने अपनी पार्टी बनाई, आपने एक मुद्दा खड़ा किया, लेकिन श्रीमान श्रीमती जी, अगर केवल आप ही अपने मुद्दे पर अड़े रहेंगे, आप ही सोचते रहेंगे कि आप ही की पार्टी बेस्ट है, तो दूसरों का क्या होगा? क्या दूसरी पार्टियां इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या आप उनको जीने नहीं देंगे? क्या उनकी बात सुनेंगे नहीं? इसलिए मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि आप सब बैठिए, साथ साथ एक दूसरे को सुनिए और उसमें कोई धागा निकालिए जिससे सब मिलके एक बन सके। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने भारत संगठन शुरू किया। अभी संगठन ठीक तरह से खड़ा नहीं हुआ, उसमें ऑलरेडी 3 फाड़ बन चुके हैं। अगर ये स्थिति इंसान की है तो कैसे अच्छे इंसान बनेंगे? कैसा अच्छा देश बनेगा? कैसे भारत बनेगा? ये जो हमने बैनर लगा रखा है, इस पे लिखा है आदर्श आधुनिक भारत। और भारत को मेरे कुछ दोस्त डिफाइन करते हैं बेनेवोलेंट ह्यूमैनिटेरियन, राइट। भारत का वैसे मतलब है जो विश्व को ज्ञान देता है, जो हर वक्त ज्ञान देता है। केवल बेनेवोलेंस और ह्यूमैनिटेरियन में नहीं, वो इंसान को जीने के रास्ते भी सिखाता है। सच्चाई क्या है, ठीक है, इंसान क्या है, जीवन क्या है, प्रकृति क्या है। और भारत को समझने के लिए इन सबको समझना जरूरी है। इसलिए पहली रिक्वेस्ट हमारी उन रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पार्टियों के अध्यक्षों, प्रेसिडेंट्स और ऑफिस बेयरर्स से है कि आपस में बैठ के कोई एक संगठन तो बनाइए जिसको कह सकें कि ये भारत का संगठन है, जो विश्व को रोशनी दे सके, जो भारत के नाम को, भारत, जो सूर्य की तरह हमेशा ज्ञान बांटता रहता है, रोशनी बांटता रहता है, ऐसा बना सके। ये हमारी पहली इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है। इसको हिंदी में कहिए, उर्दू में कहिए, फारसी में कहिए, इंग्लिश या किसी और भाषा में कहिए। भाषा केवल मीडियम है। हमारे यहाँ भाषा पे ही युद्ध हो जाते हैं। अरे भाई, जिसको हिंदी को लेके सब लड़ने को तैयार है, अगर एक करे तो हर 10 किलोमीटर पे एक नई भाषा पैदा हो जाती है, हिंदी में भी। जब इंसान की फितरत ही इतनी ऊंची है कि वो 8-10 किलोमीटर भी एक भाषा को नहीं चला सकता, आप काहे को भाषा के ऊपर लड़ते हैं? अरे एक दूसरे की बात समझ में आनी चाहिए। ये भाषा का प्रयोग है, यूज़ है। कोई इसलिए थोड़ा ही आपस में डंडे लेकर पॉलिटिकल पार्टियां शुरू कर दो, उसकी झगड़े करो। ये हमारी इल्तिजा है पॉलिटिशियन से कि अगर आपको लगता है भाषा से प्रॉब्लम है,
तो आप गूंगे बहरों की भाषा सीख लीजिए ना, बगैर बोले सिंबल्स में बात कीजिए, वो तो सबके एक ही रहेंगे ना करीब करीब, उम्मीद करते हैं। हो सकता है उसमें भी डिवीज़न कर लें, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं गूंगे बहरों की भाषा यूज़ करोगे तो कम से कम एक तो बोलोगे, भाषा पे लड़ोगे तो नहीं, सिंबल पे लड़ोगे तो नहीं, पार्टी के नाम पे लड़ोगे तो नहीं, एक नया युग बनाओगे। देखिए, अगर कुछ लोग मेरे बड़े पढ़े लिखे दोस्त हैं जो युग को भी गलत मानते हैं, लेकिन अब क्योंकि युग है लिखा हुआ है, तो एक सतयुग होता है जो मेरे हिसाब से, कुछ लोगों के हिसाब से तो शुरू हो गया है, इसलिए ये सारे बातचीत चल रही है, झगड़े जो हो रहे हैं ये भी सतयुग के ही लिए हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन सतयुग का मतलब था कि सत्य, और सत्य है कि हर एक इंसान अपने आप में कंप्लीट है, वो एक दूसरे को हेल्प करे, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे से बातचीत करे, यही विश्व है। फिर ना बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होगी, ना नियमों की ज़रूरत होगी, ना ये कॉन्स्टिट्यूशंस की ज़रूरत होगी, ना राज्यों की ज़रूरत होगी। जहाँ 4 परिवार मिलकर बैठ गए वही देश बन गया। करिए ना उस सतयुग की कल्पना, बनाइए ना उस सतयुग। ये नहीं कि एक कॉलोनी से निकल के दूसरी में पहुंचे तो आपस में झगड़ा शुरू हो गया, एक गांव से निकल के दूसरे गांव में पहुंचे तो झगड़ा शुरू हो गया। यहाँ तो घरों के बीच में दीवार होती है, उसी पे झगड़ा हो जाता है। कहाँ से बनाएंगे आप नया संसार जिसमें सब मिल के रह सके? पहले सोचिए इस बात को। भाषा से झगड़ा होता है तो भाषा को छोड़ दीजिए, गूंगे और गूंगों की तरह करिए, ठीक है। अगर भाषा चल सकती है तो चलाइए, कोई नुकसान नहीं। लेकिन ज़रूरत है एक ऐसा विश्व बनाने की जिसमें हम आपस में बैठ के बात कर सकें, एक दूसरे को देख के खुश हो सकें। मुझे परमात्मा की कृपा से विश्व के 5 मुख्य जो कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब मैं ऊपर आर्कटिका में नहीं गया, एंटार्क्टिका में नहीं गया, ठीक है, लेकिन जो 5 ज़मीन और पानी से जुड़े हुए हैं उनमें सब जगह गया हूँ। अपने देश के, जिसको भारत कहते हैं और विश्व कहते हैं, विश्व कुटुंब की तरह, इसके हर एक प्रदेश में गया हूँ। सारी भाषाओं को सुना है, देखा है, डील किया है। इसलिए जब मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कोई ढूंढिए कॉमन धागा, मैं उस विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि सब जीना चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं, सब सुखी जीवन चाहते हैं। झगड़े की जड़ ये है कि आज क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है तो साधन कम है, तो दूसरे को देख के लगता है कि मेरा जीवन मुश्किल हो जाएगा। पहले जब ऐसी जगह हैं जहाँ लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं, मैं अरुणाचल प्रदेश के ऊपर के पहाड़ों में देखा, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते, कम ही रहते हैं, वहाँ ठीक ठाक है। होता है कि आप बाहर के हैं देख के आपको, लेकिन वो भी शहरीकरण में ज़्यादा हुआ है, जहाँ कैपिटल्स हैं, जहाँ पढ़े लिखे लोग आते हैं और बाहर से पढ़ के जाते हैं या बाहर से पढ़ के आते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, वो आपस में डिफ्रेंशिएट करना सीख रहे हैं। ऊपर जाइए तो देख के एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए ज़रूर जानना चाहेंगे कौन है, लेकिन अगर आप नम्रता से, प्यार से, इज्जत के साथ अपने आप को पेश करेंगे तो सब एक दूसरे को प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक दूसरे को काटने को आते हैं। मैं मणिपुर में रह चुका हूँ, मैं देखा, मुझे कहते थे, जब मैं एक इलाका है शिलोंग का, वहाँ जाता था तो कहते थे कि रात में मत निकलना, शाम को मत निकलना। मैंने कहा भाई क्यों, ये हमारा देश नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा। वहाँ भी आप ऊपर जाइए, कोई किसी से झगड़ा नहीं करता है। ये झगड़े सब शहरी और उन जगहों पे हैं जहाँ 100 इंसानों को रहने की जगह है और 1000 आके बैठ गए। ओवर पॉपुलेशन। अभी नया युग शुरू हो रहा है, हमारे यहाँ नए नए नियम पास हुए हैं, 50 स्टोरी बिल्डिंग्स बनेंगी, 100 स्टोरी बिल्डिंग्स बनेंगी इस एरिया में, जहाँ 4 स्टोरी के लिए गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं है, जहाँ 3 स्टोरी 4 स्टोरी पे अगर कोई बुजुर्ग आदमी लिफ्ट लगाना चाहे तो उसकी परमिशन नहीं मिलती, वहाँ 100 स्टोरी बनाएंगे। कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से जाएंगे? ऑलरेडी सड़कों पे जाम लगा रहता है।
मेट्रो बनाई, उसकी भी हालत देख लीजिए, उसमें सांस लेने की जगह नहीं मिलती। आप खड़े हो जाएं तो ऐसे जुड़ के बैठना पड़ता है एक दूसरे को कि बाहर जो एक दूसरे को कहते हैं भाई अलग अलग चलो, वो वहाँ एक दूसरे में घुसने को तैयार रहते हैं। क्या करेंगे आप? ये हमारा समाज है, ये रियलिटी है, यही ज़िंदगी है। हम पॉपुलेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ लोग हैं, कल ही देखा, एक 108 साल की उम्र में 30 बच्चे पैदा कर चुके हैं। उन 30 के और आगे पैदा हुए होंगे तो मतलब उनका परिवार करीब 500-600 लोगों का होगा, एक इंसान का। कितनी जगह भाई तुम्हारे पास रहने के लिए? झोपड़ी में रहते हो, ठीक है, झुग्गी में रहते हो, बच्चों को खड़े करने की जगह नहीं है, आप लेटाओगे कहाँ उन्हें, बिठाओगे कहाँ उन्हें? तो ये इंसान को सोचने की ज़रूरत है। हम धर्म के नाम पे, हम पॉलिटिक्स के नाम पे, हम प्रदेश के नाम पे, हम परिवार के नाम पे हर तरह की गलत फहमी संसार में फैला रहे हैं और ये भूल जाते हैं कि जीने के लिए एक दूसरे को सोच समझना, सहन करना और प्यार देना ही एक माध्यम है और कोई माध्यम नहीं है। मैं इससे आगे बढ़ूं, सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब ज्ञानी हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, कोशिश कीजिए कि एक ऐसा आदर्श आधुनिक भारत बने जिसमें सब मिल के, यूनिटी ऑफ माइंड्स, सब मिल के रह सकें, सब एक दूसरे को प्यार इज्जत की निगाह से देखें और अननेसेसरी एक दूसरे को दुखी तंग करने की नौबत न आए। जय हिंद, जय भारत, परमात्मा सबको सुख दे।